फिर हम देखते हैं उन सभी गांव वालों को पकड़ लिया जाता है और गार्ड कहते हैं सभी लोग शांत हो जाए, अगर तुम लोग बात सुनोगे तो मौत की कोई भी जरूरत नहीं होगी। उसमें चिलसिंग का मॉम भी होता है, जिससे चिलसांग आगे बढ़ते हुए कहता मॉम, लेकिन गार्ड उसे रोकते हुए कहता तुम इस तरफ हो। चिलसांग उसके हाथ को झटकते हुए आगे बढ़ता है, कहता नहीं मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। हाथ के झटकने से उस गार्ड के हाथ को टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसको दर्द के मारे चीखने लगता है, कहता मेरा हाथ मेरा हाथ। चिलसांग अपने मॉम की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे एक और गार्ड कहता है एक को सबक सिखाओ बाकी सब शांत हो जाएंगे। तभी कोई कहता उसे मत मारो, उसे घेर लो और पकड़ लो। अपने चैन को आगे भेजते हुए चिलसांग की बॉडी को जकड़ लेता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम स्माइल कर रही होती है। फिर हम देखते वो लोग चिलसांग को कैद कर लेते, जिससे वो अपने मन में कहता दर्द हो रहा है, मुझे कब तक इस तरह सहना पड़ेगा। वहाँ पे वही मिस्टीरियस शख्स आते हुए कहता सच में तुम्हें ग्रेट टैलेंट हो, तुमने अब तक ये सब सहन किया है। नहीं ये इसलिए क्योंकि तुम हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर से जन्मे हो, इसलिए ये हो सकता है। हमारा नाइन स्काईज रिटर्निंग गेट का मकसद है ऐसा शैमन बनाना जो मैजिक और ताओस दोनों में समेट हो। जब हम एक दूसरे को पूरा करते हैं तुम्हारे अनटेंट प्योरिटी, और हम तुम्हें जो दाउस के वेसल के रूप में जन्मे हो मैजिक से भी भर दे। पहला शैमन इस धरती पे अवतरित होगा, फिर हम उन बिखरे हुए लीडर को निपटा देंगे। चिलसांग कहता मेरे मॉम का क्या हुआ, बाकी सभी गाँव वालों का। एक और शख्स आते हुए कहता मैं चाहे कितने भी मैजिक कर लूं कुछ भी काम नहीं करता। मिस्टीरियस शख्स कहता वो ठीक है, जब तुम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और स्थापित हो जाओगे तो तुम उन्हें देख पाओगे। सब कुछ तुम्हारी कोशिश में निर्भर करता है, समझ गए। चिलसांग अपने मन में कहता अगर मैं अच्छे तरह से सहन कर लूं। हम उसी गाँव का सीन देखते जहाँ पे कोई आता है, उनमें से एक कहता है वहाँ सामने स्पिरिचुअल गेट का हेडक्वार्टर है, पक्का वही हाल ही में हमारे साथियों को मौत का खतरनाक कारण बना है। दूसरा कहता है ये कमीने लोग इस दूर दराज के गाँव में इतना भयानक काम करने की साजिश रच रहे थे। उनका हेड कहता वहाँ से सब कुछ साफ कर दो, किसी भी चीज को जिंदा मत छोड़ो, यहाँ तक कि कुत्ते सुगर को भी नहीं। दूसरा कहता क्या लेकिन वो तो क्रिमिनल का गाँव है। वो हेड कहता मेरे नजरों में ये लोग घिनौने स्पिरिचुअल गेट के साथ मिलकर काम करने वाले गद्दारी लगते हैं, सबको मार डालो। हम चिलसांग को देखते जिसका चना अचानक ही टूट जाता है और वहीं पे गिर जाता है, उसके बॉडी से वही क्योटिक फिल्म निकलना शुरू हो जाता है, वो अभी भी जिंदा होता है और अपने सामने को और देखते उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो जाके गेट को छोटा वहाँ का डायमेंशनल क्रैक होता है, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाहर वो सभी लोग पूरे गाँव वाले को निपटा देते हैं। ये चिलसांग भी आके देख लेता है और पूरी तरह से टूटते हुए आगे को बढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक कहता क्या ये फॉरबिडन नहीं है, क्या उसने पॉइजन को बनाने के लिए स्पेशल गेट के साथ ही साथ दिया था। और अपने शॉट के आर पार करते हुए कहता इसे भी मार डालो, लेकिन उसका पॉइजन उसका शॉट में भी फैलने लगता है, जिससे उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर हम देखते वो भी खून की उल्टी करते वो भी मर जाता है। एक कहता पॉइजन हमारे भाई की जान ले ली, अपनी सांस को रोको, अपनी इनर एनर्जी से अपनी बॉडी को बचाओ। और सभी जाके अपने शॉट को चिलसांग के बॉडी को आर पार कर रहे होते हैं, लेकिन वो पॉइजन इतना खतरनाक होता है कि उनके छूने भर से वो सभी जान से मर रहे होते हैं। उसमें से एक कहता ये क्या हो रहा, मरते क्यों जा रहे हैं। दूसरा कहता सभी लोग फिलहाल पीछे हट जाए। चिलसांग अपने गाँव वाले को डेड बॉडी की तरफ आगे बढ़ा जाता, तभी कोई कहता चिलसांग यहाँ। हम देखते वो लोग छोटे बच्चे को भी मार चुके होते हैं। बच्चे चिलसांग को खाना देते हुए कहते मैंने इसे अपने मॉम से चुपके से ले लिया, आपने कहा था कि आपको इसे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं इसे दूसरे बच्चों को भी नहीं दे सकते, मैं अगली बार फिर कुछ लेकर आऊंगी। फिर लेडी कहती इसमें कुछ भी कमी हो सकती है, मास्टर ने कहा कि इससे लोगों का पेट अच्छी तरह से भर जाता है, मुझे में भी कमियां है, लेकिन इस किताब के साथ मैं तुम्हें स्टडी राइटिंग सीखने में मदद करूंगी। किसी ने कहा था कि हीरो बादल में तब तक छिपे रहते हैं जब तक हीरो बनने का सही समय नहीं आ जाता, मुझे लगता है तुम वही हीरो बन सकते हो भाई। चिलसांग उसको भी डेड बॉडी को देखते हो किसी से टूटते हुए आगे की ओर बढ़ता है। हम छोटे से बच्चे को देखते जिसकी मॉम कहते मेरा प्यारा बेटा, अगर मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखूं तो भी मेरे आंखों में दर्द नहीं होता, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी मेरे प्यारे बच्चे। और वो जाके अपनी मॉम के पास बैठ जाता है, अपने हाथ को कांपते हुए आगे को करते अपनी मॉम को जाके उठा लेता है। उनका हेड आते हुए कहता सभी लोग पीछे हटो। लोग आगवान जिन कहते वो कमीने लोग लास्ट में ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं, ये जमीन पहले से ही धोखे से भरे पड़े हैं, स्विच और मुझे मिलकर ये सब कुछ को पिघला देना होगा। अपनी स्किल का यूज करते वहाँ के माउंटेन के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। चिलसांग के साथ सभी गाँव वाले को बॉडी को लावा में जलाना शुरू कर देता है। चिलसांग कहता हम तो बस खुशी खुशी रह रहे थे, फिर क्यों। हम देखते वहाँ पे उन सभी गाँव वालों का नामो निशान नहीं बचता। तभी वहाँ से क्योटिक फिल्म निकलना शुरू हो जाता है, जिनसे उन सभी का ध्यान उस पर जाता है और हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चिलसांग बाहर आते हुए कहता क्यों, और उन सभी को जला के राख कर देता है। हेड कहता मेरी फिल्म मेरी वेलकीनो। नाइन स्काईज वे काफी स्पीड से आगे और बढ़ते हुए डैम इट हम लगभग पहुंच ही गए थे, हमेशा एक और मौका होता है। और वो लोग वहाँ से भागते हुए सबसे पहले भाग जाना चाहिए। उनका लीडर कहता कितना बड़ा नुकसान है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्योटिक फिल्म उन सभी के पास में आ जाता है, उन सभी को अपने चपेट में ले लेता है। वो सभी जैसे उसके कांटेक्ट में आते पल भर में जल के राख हो जाते हैं। सनहुन चिलसांग के सारे यादों को देख लेता और कहता है ये स्पेशल पॉइजन के रूप में अपीयरेंस नहीं हुआ था, ये बच्चा अपने अंदर लगातार जलती पॉइजन फिल्म के साथ पैदा हुआ था। हमारा कहते सनहुन नीम अभी ये क्या था। सनहुन कहता है ये पॉइजन फिल्म स्पिरिचुअल फिल्म के साथ मिलना नहीं था, ये बच्चा उससे लगातार पॉइजन फिल्म का रूप है। अपने मन में कहता वो हेवन एंड अर्थ एनर्जी से अपनी बॉडी को जला रहा था। चिलसांग कहता मैंने फैसला किया अगर मुझे 1000 साल के बाद कैद रहने के बाद रिहा कर दिया गया, मैं सिर्फ उन्हें ही मानूंगा जिन्होंने मुझे
ऐसा बनाया, हालांकि मुझे किसी ने भी रिहा नहीं किया। तो अगर मैं 3000 साल भी आजाद हुआ होता तो मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ स्पेशल गेट वाले को ही मारूंगा जो हैवान है। और फिर जब 10,000 साल बीत गए मेरा सारा संकल्प टूट गया। मैंने इस धरती पर सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला संकल्प लिया। अंदर एंडलेस समय बिताते हुए मैंने बार बार सोचा था कि मैं खुद को भूल ना जाऊं। घृणा और नफरत, अब ऐसा ही होगा। खेतों और पहाड़ों को जला दो, नदियों को सुखा दो, जलाओ, बार बार जलाओ, जब तक कुछ भी बाकी ना रह जाए तब तक जलाओ। मैं इस पूरे धरती को जला दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे हम जल गए थे। हालांकि क्यों, तुम जैसे शख्स का अस्तित्व क्यों जरूरी है? मेरा जो कुछ भी खोआ है वो सब कुछ तुमने ही छीन लिया है। सेंट हो या डीमन, उन सभी को वही दर्द महसूस करनी चाहिए जो मैंने सहा है। ये सहने लायक नहीं है। सन मून कहता जो भी हुआ मैं तुम्हें इस हालात में छोड़ के नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए कहता इस समय तुम दुनिया के लिए एक आपदा के सिवा कुछ भी नहीं हो। एक ऐसा अस्तित्व जिसका इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जहाँ तुम असल में है वो गायब हो जाए। इसलिए मैं आज जाके सन मून से गले लगा लेता और कहता है किसी और को सब कुछ ना सहना पड़े जो तुमने सहा जब तक मैं इस धरती पे हूँ। चिलसांग कहता सच में? सन मून कहता मैं अपनी हर चीज की कसम खाता हूँ, इसलिए बिना किसी और दिक्कत के शांति से आराम करे। चिलसांग कहता ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं इस शापित पावर को पीछे छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। हम देखते वो दोनों फिल्म अचानक ही शांत हो जाता है। इससे होरी देखते हुए अचानक से कोई हलचल क्यों नहीं हो रही, इतना निराशाजनक है। ऐसा लगता है कि सन मून की ब्लू फिल्म जीत गई, लेकिन वहाँ पे पर्पल फिल्म को देखते जिसमें से लाइटिंग निकलना शुरू हो जाता है। होरी भी देखते हुए कहती है ये लाइटिंग कैसी है? होंगयुन कहती है वो एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। होरी भी कहती है मेल खा रहे हैं। होंगयुन कहती है ब्लू फिल्म और रेड फिल्म एक दूसरे में मर्ज हो रही है। इसने सोचा होगा कि फिल्म से फिल्म टकराने में बिजली कड़कने लगेगी। ये तो सच में हैरान कर देने वाला है। होरी कहती क्या क्या सनगुन ठीक है? होंगयुन कहती ठीक है, इसके अलग उसने तो स्पीड पकड़ ली है। वहाँ पे एक जबरदस्त लाइटिंग गिरता है, वो लाइटिंग धीरे धीरे करके गायब होता है और कहता है याद करो कि हम यहाँ पे मौजूद थे। हमने तो सारा लाइटिंग सनगुन के हाथ पे ही गिर रहा होता है। सनगुन काफी ज्यादा दर्द में होता है। हम उसके हाथ में एक स्टोन को देखते हैं। स्टोन से आवाज आता है लॉर्ड सनगुन क्या आप ठीक है? सनगुन कराते हुए कहता मैं ठीक हूँ। और फिर हाफ ही लेता अपने हाथ के स्टोन को ही देख रहा होता है। ये शायद हवारन होती है जो कहती तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? सनगुन कहता ये रेड फ्लेम है। मुझे नहीं पता था कि अपनी पोजन के नेचर को न्यूट्रिशन में बदल सकता है। मुझे नहीं पता था कि फीलिंग्स ब्लू फ्लेम के साथ मिलने पर अपने पोजन नेचर को न्यूट्रिशन में बदल सकता है। लेकिन अब जब मेरे हाथ में तो इसे थंडर पोजन फ्लेम कहा जाना चाहिए। हवारन कहते यहाँ तक कि एक थंडर पोजन फ्लेम टेक्निक भी मिल गई, ये तो सच में कमाल है। सनगुन कहता इसे स्पीड कहा जा सकता है, लेकिन मन में कहता है ये हैवी है। उसके तब कुछ वॉरियर बढ़ते हुए कहता सनगुन और ये वो तीनों होते और होरी कहती है वो शख्स तुमने सच में उस पोजन को खत्म कर दिया। होंगयुन कहती है वेल डन। तो जेंग चियोन कहता है बहुत ही शानदार लौट दे हो। सनगुन कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। टेलीपोर्ट होते हुए कहता बस एक पल रुको मैं अभी वापस आता हूँ। और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे उन तीनों को समझ में नहीं आता और कहता सनगुन। दूसरी तरफ एक शहर को देखते जहाँ पे कुछ शख्स मिलकर रिचुअल कर रहे होते हैं। वहाँ के दीवार में क्रैक होने लगता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जिससे वो सभी उधर देख के हैरान हो जाते हैं। सनगुन उन्हें देखते हुए कहता तुम यहाँ थे इस तरह माउंटेन के नीचे छुप कर। तुम्हें शायद पता ना हो लेकिन मैंने जो पावर हासिल किया है उससे तुम अपने थंडर फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता मर जाओ। हम देखते वहाँ पे जबरदस्त थंडर फ्लेम गिरता है। हम देखते वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, हमें बताया जाता है तो जो कुछ भी हुआ पहले की इमोर्टल एरा स्पिरिचुअल गेट की वजह से था। लगातार जलती पोइजन फ्लेम इतने समय से माउंट हा को निशाना बना रही थी क्योंकि स्पिरिचुअल गेट इसमें बहकर आ गया था। सनगुन कहता हाँ शायद उन्होंने खुद को बचाने के लिए माउंट हा में छुप कर शरण ले ली होगी, लेकिन खुद को दोष मत दो। अगर वो लोग ना भी होते तब भी वो भड़कती हुई फ्लेम सब कुछ जलाने की कोशिश करती रहती। होरी कहती हालांकि क्या तुम सच में ऐसे ही जा रहे हो? यहाँ पे रुकना अच्छा रहेगा। हाँ अगर तुम चाहते हो तो ये जमीन मैं तुम्हें सौंप सकती हूँ। अब ये उजरी हुई जमीन है लेकिन जैसे ही पोइजन फिल्म खत्म हो जाएगी फिर से ठीक हो जाएगी। सनगुन कहते क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मैं माउंटेन बेक का सनगुन हूँ, मुझे जाना चाहिए। होरी थोड़ा उदास होती है। सनगुन कहते फिर भी क्या हम 3 साल बाद वापस नहीं मिलेंगे? होरी कहते हाँ लेकिन क्या तुम सच में 9 प्लेट ऑफ द 100 घोस्ट उसमें तुम हिस्सा लेने जा रहे हो? सनगुन कहता मैं सिर्फ उसे देखने जा रहा हूँ, उसमें हिस्सा लेने नहीं। होरी खुश होते हुए कहते चिंता मत करो, मेरे स्पिरिचुअल थ्रेड के लेवल पर हो। मेरी सिफारिश से एक स्पीड किंग के रूप में खुद स्पीड किंग बनने का योग्यता पा सकते हो। सनगुन उसे ही देख रहा था, मन में कहता 9 प्लेट ऑफ द 100 घोस्ट स्पिरिचुअल किंग बनने की टेस्ट स्पिरिचुअल थ्रेड सभी स्पीड के किंग यूजों के हाथों मारे जाते हैं, इसलिए मैंने 10 क्लाइमिटी को आपस में नहीं जोड़ा है। इस समय जब 3 स्पीड किंग पद पे है, ब्लैक टाइगर भी एक स्पीड किंग के रूप में है, वो मकसद आ ही गया जब सब स्पीड किंग एक जगह पे इकट्ठा होंगे। ये परेशान कर देने वाला है। बड़ी खुशी से उसे ही देख रही होती है। सनगुन हापी लेते हुए कहता मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने ब्लैक टाइगर ही नहीं सुना। वही उसे देखते हुए इस रिएक्शन का क्या मतलब है? और अपने आप से कहती क्या तुम फिर से मुझे नजरअंदाज करने वाले हो? और सनगुन से कहती क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे हो? सनगुन जाते हुए कहता मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा था, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे तो चलो अब अंदर चलते हैं, एक और ड्रिंक मिलाकर इसे लंबा ना करे। होरी चीखते हुए कहती क्या तुमने मुझे सच में नजरअंदाज कर दिया? और वहाँ से जेलीफिश जा रहा था जिसे होरी उसे ही देख रही थी। तभी वहाँ पे होंगयुन आ
आते हुए कहती है आप भी साथ में आ सकते हैं। लगातार फैली फ्लेम को बुझा देने के बाद हमारे प्रभाव को कोई भी खतरा नहीं है। सफाई और विकास का बाकी काम आप मुझ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन होरी कहती है मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। हमारी मुलाकात को 200 साल हो गए हैं। हालांकि अब मैं 10 क्लाइमेटी के स्पीड किंग हूँ। मुझे उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरे साथ चलते हैं। होंगन उसे ही देख रही होती है और होरी कहती है पॉइजन खत्म हो चुकी है, जमीन को दोबारा जिंदा करना और खंडरों को दोबारा बनाना ये पहले से मुझे ज्यादा वेस्ट कर देगा। मुझे बहुत ही कुछ करना है तो चलो चलते हैं। होंगन उसे देख के मुस्कुराती है और कहती है हाँ। फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सनगुन एक चीज को देखते हुए कहता मैं चाहे कितने भी देख लूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट डीमन ऑफ बूडीज हेट्रेट। मैं घोटालों के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं ये भी नहीं जान सकता कि ये लोग इसके जरिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में तो उस भोजन के अतीत को देखने के बाद अचानक मेरे दिमाग में एक यादें आई है। गुस्सा निराशा की ऐसी लहर जिसके कोई अंत नहीं है, इतनी की होश ही उड़ जाए। मैंने बिना किसी झिझक के उन कमीनों को कत्ल कर दिया और अपने सर को पकड़ते हुए इन डिमन के बात को याद करता है कि भले वो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, उनकी जिंदगी और फीलिंग हजारों साल तक बनी रही है। इनका तुम इसे संभाल सकते हो सिर्फ 100 साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद। और वो काफी बेबस नजर आ रहा था, तभी कोई उसे घूर के देखते हुए देखता है जिसे सनगुन हैरानी से उसे देख लेता है। हम देखते ये गुल होता है और मन में कहता हाँ मेरे पास तो गुल है। जिस तरह से ज़ॉम्बी गोल रिएक्शन दे रहा है उसे देखकर तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। गुल खुश होते हुए उस स्टोन को ले लेता है। सनगुन कहता ठीक है मैंने अपनी नेक नियत को दिखा दिया है, मैंने तुम्हें ये दिया इसलिए अब से अपने शब्दों पे ध्यान रखो। सनगुन कहता मैंने अभी बोलना भी खत्म नहीं किया और तुम अभी से, क्योंकि हम देखते हैं गुल उस स्टेचू को देखते हुए इविल स्माइल दे रहा होता है। जेंग चुन कहता सर हम पहुंच गए हैं, हम अभी माउंट बेक में हैं। सनगुन कहता क्या तुम सच में ऐसे ही जा रहे हो। जेंग चुन कहता मैंने लॉ मास्टर को दिए कामों को पूरा कर लिया इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। सनगुन कहता फिर भी इतनी दूर आने के बाद माउंट बेक पे आराम कर लेना तुम्हारे लिए काफी होता। जेंग चुन हंसते हुए कहता माउंट के आसपास बहुत सारे गर्म पानी के झरने हैं और माउंट बेक पे कुछ जाने पहचाने चेहरे भी है। इससे सनगुन को यो याद आ जाती है और कहती लेकिन ये लॉर्ड जेंग चुन का काम नहीं है। जेंग चुन कहता फिर भी मैं हर हाल में जा रहा हूँ। और वो दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते। फिर जेंग चुन कहता है सनगुन कहता प्लीज सावधान रहे क्योंकि हाई माउंटेन तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। जेंग चुन ग्रेट करते हुए कहता तो फिर मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम फिर मिलेंगे। सनगुन कहता जब तक हम दोबारा ना मिल जाए लॉर्ड जेंग चुन। जेंग चुन वहाँ से अपने मेंबर पे जाने लगता है। होंगन कहते तुम निराश हो। सनगुन कहता ये कहना झूठ है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पहले तो वो सिर्फ परेशान करने वाला था लेकिन अब वो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा खालीपन सा लग रहा है। होंगन कहती हमने साथ काफी समय बिताया है, शायद लोग जेंग चुन भी हमसे अलग होने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं इसलिए संभवतः आप मेरे साथ माउंट बेक तक आए। सनगुन कहता तो शायद आप मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। सनगुन आगे बढ़ते हुए कहता पहले हम इसी तरह टहलते थे, अब मैं अपने एनर्जी को मियोंग यूनसुल में छिपा लूंगा, वहाँ पहुंचकर उन्हें चुपके से सरप्राइज दूंगा। सनगुन को कोई अपने सामने नजर आता फिर अपने पीछे देखता उसे भी नजर आता है। वहाँ पे और भी काफी सारे वॉरियर आने लगते हैं। सनगुन को समझ में आता है और वो सभी जाके एक जगह इकट्ठा होते हैं। हमारे कहते ये लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। सनगुन मन में कहता ऑर्डिनरी और इलाइट लोग भी वो माउंट बेक को निशाना बना रहे होंगे, लगता है ये एक अजीब सा भीड़ है। तभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता हेलो, और ये बच्चा गुल की तरह ही लग रहा था जो कहता आप सभी ट्रैवल है ना, अगर आप अकेले तो क्या हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, मेरे साथ भी एक बच्ची है जो अकेली है। सनगुन कहता जॉइन फोर्स। बच्चा कहता क्योंकि हम एडल्ट नहीं है, आइए जॉइन फोर्स बनाए मिलकर एग्जाम के लिए तैयारी करे। सनगुन हैरानी से कहता एंट्रेंस एग्जाम। मन में कहता तो बात यही है, ये तो दिलचस्प लग रहा है। उनसे कहता ठीक है हम साथी वंशज के रूप में अपना पूरा कोशिश करें। वो बच्चा काफी खुश हो जाता है। सनगुन से हाथ मिलाते हुए कहता मैं अपना सबसे अच्छा कोशिश करेंगे, हम माउंट बेक में एक साथ जरूर जाएंगे। मेरा नाम उन्मो है, मैंने अपना सरनेम पहले ही छोड़ दिया है और ये है। तभी वो बच्ची कहती है रियो नांग मैंने भी अपना सरनेम छोड़ दिया है। सनगुन कहता मैं बाम हूँ। उन्मो खुशी से कहता अपनी उम्र के एक लड़के से मिलना सच में सौभाग्य की बात है। मैं माउंट सेक्ट इसलिए आया क्योंकि बाकी सेक्ट की तरह ये हमें होनियों को ठुकराते नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंचा मेरा मन टूट ही गया। सनगुन कहता अच्छा ऐसा है। तो रियान कहती है सच में। उन्मो कहता हम अभी एंट्रेंस डोर पे है, फिर भी क्या तुम्हें अंदर की एनर्जी महसूस नहीं हो रही? सोचो ऊपर जाना कितना शानदार होगा। माउंट बेक की चोटी तक पहुंचकर आके मैजिक साधना करने के लिए धैर्य हूँ, आओ अपनी ताकत को इकट्ठा करें। सनगुन कहता हाँ हम माउंट बेक पे जरूर चढ़ेंगे। और अंदर जाने के लिए वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक शख्स आते हुए कहता प्लीज ध्यान दे, आने वाले एंट्रेंस एग्जाम से पहले फॉरबिडन रूल बताऊंगा, एक दूसरे से मुकाबला करो लेकिन दूसरे से चोरी मत करो और उनकी जान को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर आप सभी नियम का पालन करता है तो बाकी सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा। तभी एक शख्स कहता है क्या इसका मतलब यह है कि मुकाबले को जान बख्शी चाहे तो बाकी सब कुछ करने की इजाजत है? अनाउंसर कहता हाँ इसका मतलब है कि तुम अपने ओपोनेंट के पैरों के नीचे रेंग सकते हो और जरूरत पड़े तो पैरासाइट बनकर भी रह सकते हो। आखिर में जो बचेगा वही
वही जीतेगा। दाऊस का रास्ता अनजान मुश्किलों से भरा है, जहाँ पता नहीं कौन कौन सी चुनौती कब सामने आ जाए। इस दुनिया में जहाँ एक छोटी सी टेस्ट भी पार नहीं किया जा सकती। जो लोग ऐसे मुश्किल और निर्दय रास्ता के लिए तैयार नहीं है, वो अभी भी पीछे हट जाए। वो सभी खामोश होता है, जिससे अनाउंसर कहता है ठीक है, कुल मिलाकर 3 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट मुश्किलों का रास्ता, जहाँ तुम्हें यहाँ से मेन डोर तक पहुँचना होगा। यहाँ ऑर्डिनरी क्रिमिनल भी है, वो भी है जो गोल्डन लेवल तक पहुँच चुके हैं। चैलेंजिंग हर शख्स की एबिलिटी के अनुसार ही तय की जाएगी। दूरी 20 किलोमीटर है और टेस्ट सूरज डूबने के बाद ही खत्म होगी। सबसे पहले पहुंचने के लिए स्पेशल इनाम होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी पास हो जाएंगे। और वो सभी काफी स्पीड से दौड़ कर बढ़ने लगते हैं, कहता हट जाओ मैं पहले जा रहा हूँ। अनाउंसर उन सभी को देख रहा था, तभी हम एक फ्लैशबैक देखते जिसमें वो कहता क्या गलत है। वो लोग फिर से वही कर रहे हैं, 6 बराबर जैसी कोई बात। अब तो वो खुलेआम हमारे माउंट पेक पे दबाव डाल रहे हैं। इस हालात में डिसाइपल की भर्ती करना सही होगा। जब लॉर्ड सैनवी और लॉर्ड सनगुन मौजूद नहीं है, तो हमें दरवाजे बंद करके वॉर की तैयारी करनी चाहिए। अभी दूसरा कहता उसी पल से ये सेक्टों के बीच की वॉर की शुरुआत होगी। एल्डर मैनसिम और एल्डर मोंगयोंग यहाँ है, लेकिन हम 6 इक्वल की डिसाइपल से लड़ रहे हैं। हमारी ताकत और प्रभाव बहुत ही कम है। हमें इसे शांति रहकर संभालना और अपने ताकतवर लोगों को और मजबूत करना होगा। दूसरा कहता लेकिन हो सकता है कुछ घुसपैठ ही हो जो हमें ट्रेनिंग में धोखा देकर अंदर घुसाए। अगर उन्हें पता चल गया कि लॉर्ड सनगुन और लॉर्ड सैनवी यहाँ पे नहीं है। दूसरा एल्डर कहते हैं वो उसका फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन जब तक उनके पॉकेट्स एक्टिवेट है वो सीधे कदम नहीं उठाएगा। हमें किसी तरह सहना होगा। यकीनन हमारे मास्टर जरूर वापस आएंगे। और यार कोई नहीं, यूना होती है जो कहती है इसलिए मैं इसे एंट्रेंस डोर का जिम्मा तुम पे सौंपती हूँ। मेरे दोस्त बेक्यून कहता है यही मेरी किस्मत है। इसने सोचा होगा कि उस समय जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे। और ये बेक्यून वही खरगोश होता है जो कहता है जब तक मैं तुम्हारे ऑर्डर का पालन करूंगा लॉर्ड योन। तो सभी एग्जामिनर को जाते हुए देख रहा था, तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है सभी ने टेस्ट के पहले लेवल में एंटर कर लिया है। बेक्यून कह रहा तो फिर ठीक है, और अपने खरगोश रूप में आ जाता है। कहता क्या हम अपने कामों को पूरे लगन से शुरू करें, चारों तरफ फैल जाओ ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अगर कोई संगीत दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। इससे वो कहता है यस सर। अभी एक शख्स काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, हंसते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि उम्मीद थी मेरे मार्शल आर्ट स्किल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं नंबर 1 हूँ। तब एक शख्स आता है और हंसते हुए कहता टॉप पर बैठे शख्स के ऊपर कोई ना कोई जरूर होता है। जिससे उस बंदे का ध्यान उस पर जाता है, तो काफी स्पीड से उड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। कहता है लगन से चढ़ाई जारी रखे। एक बंदा और हैरान हो जाता है, फिर उनमें कहता है कोई तो हो जो अपनी शॉट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकता है, लेकिन क्या इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना इजाजत थी। कहते उन्होंने कहा था कि सब कुछ हो सकता है। शॉट मास्टर के हाथों में जो शॉट होती है उनकी खुद की पावर का हिस्सा होता है। बंदे भी आगे बढ़ रहे थे, तो कहता क्या ऐसा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि चुनौती एक्टिवेट हो जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तभी उन सभी को बॉडी पर जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे उनको कराते हुए मेरी बॉडी बहुत ही भारी लग रही है। सनून का इस पर ज्यादा असर नहीं होता। अपने मन में कहता ऐसा लगता है कि पहली टेस्ट इंडोरेंस का है। नॉर्मल क्रिमिनल फिर भी हाई लेवल के मास्टर के लिए यह मुश्किल हो सकता है। काफी बढ़ते हुए कहता खैर मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस झुंझुनी से महसूस हो रही है। एक शख्स कराते हुए कहता एक कदम उठाना भी मुश्किल है। 2 मास्टर काफी आसानी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। एक शख्स दूसरे के पीठ पे चढ़ा होता है, कहता कितना थका देने वाला है, जल्दी चलते रहो। उसका सर्वेंट कहता चिंता मत करिए यंग मास्टर, मैं तुम्हें लास्ट तक साथ लेकर चलूंगा। कुछ तो वहीं पे गिर जाता है, कहता डैम इट, हम इस हालात में इस माउंटेन पे कैसे चढ़ेंगे। मैं हार मानता हूँ। तो कोई कहता मैं भी हार मानता हूँ। तो कहता प्लीज मेरी जल्दी मदद करे। मन में कहता पहले से चढ़ाई छोड़ रहे हो है ना। तभी उन्होंने कहता संकोच ना करे और किसी बात की चिंता मत करो, बस एक एक करके कदम आगे बढ़ाने पर ध्यान लगाओ। रियुआन कहती हाँ, और सनगुन उन्हें देख रहा था, मन में कहता है ये तो शानदार है। हाँ धीरे धीरे एक एक कदम उठाने के मानसिकता के साथ तुम खुद को बदल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हम सिर्फ तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं कि तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। तो वो सभी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग डोर तक पहुंच जाते हैं, जिसका हालत काफी खराब होता है, जिससे एक गार्ड कहता है 4000 उम्मीदवार में से लगभग 100 ने पहली टेस्ट को पार कर ली है। सभी लोग मेन डोर तक पहुंचने में आपने बहुत ही अच्छा काम किया। इससे पहले टेस्ट के बारे में तभी एक आते हुए कहता है अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं। एक कहता बच्चा, तो दूसरा कहता हाँ उधर देखो। हम देखते ये दोनों होते जो काफी मुश्किल से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। ध्यान से देखते कहता क्या वो होने हैं। इतनी कम उम्र के बच्चों को यहाँ तक पहुँचना सच में कमाल की बात है। उन्होंने कहता रियुआन देखो ये मेन डोर है। रियुआन कहते उन्मो में अब और नहीं सह सकती। उन्मो कहता मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ ऊपर चढ़ो। रियुआन उसे ही देखने लगती है और उन्मो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके उसके ऊपर और भी प्रेशर पड़ने लगता है। वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, फिर भी किसी तरह आगे की ओर बढ़ने लगता है। गार्ड अपने मन में कहता ऐसा लगता है कि उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन वो बहुत ही धीमे हैं। दूसरा से चेयर करते हुए कहता तुम कर सकते हो। गार्ड मन में कहता उनकी लगन काबिले तारीफ है, लेकिन इस स्पीड से हम देखते हैं उन्मो का पूरा पैर कांप रहा होता है और किसी तरह से लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन वो दोनों काफी डिसपॉइंट नजर आ रहे होते हैं और एक कहता है इसी के साथ पहली टेस्ट खत्म होती है। सभी सफल उम्मीदवारों को 2 और पास हुए उम्मीदवार को मिलाकर कुल 202 हो गए। रियुआन कहते उन्मो हम पास हो गए। गार्ड कहता कांग्रेचुलेशन तुम सभी को। दूसरी तरफ जंगल का सीन देखते जहाँ पे कहता वहाँ पे जल्दी करो, उनका पीछा करो। तभी कोई कहता उन्मो
उन्मो ध्यान से सुनो, तुम अभी भी जवान हो, तुमने अभी तक अपनी जिंदगी भी नहीं जिया है, फैसला कर लेना तो दूर की बात है जो हमने लिए थे। तो और उन्मो को वहाँ से धकेलते हुए कहती अपनी जान बचाना और जिंदा रहना। और एक शख्स उसके पीछे से निकलते उसे शायद जान से मार देता। उन्मो कहता कोई बात नहीं क्या। तब उन्मो का आँख खुल जाता है, हमें पता चलता है ये उसका एक बुरा सा पास्ट है। रिवान कहते तुम जाग गए। उन्मो कहता मैं कहा हूँ और वो एग्जाम। सनून कहता हम पास हो गए, ये माउंट बेक का लोअर गेट है। उन्मो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, अपने मन में कहता ठीक है। सनून से पूछता वैसा तुम कहाँ थे जब तुम अचानक गायब हो गए, तुम्हें चिंता हो गया था। सनून कहता जैसा कि तुमने कहा मैंने एक एक कदम उठाने पे ध्यान लगाया, इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं अस्पताल में था। अगर तुमने मुझे वो टेक्निक नहीं बताई होती तो शायद मैं फेल हो जाता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। रियान कुछ देते हुए कहती उन्मो उस पिल को देखते हुए कहता ये क्या है। और रियान कहती है एक पिल उन्होंने पास हुए हर उम्मीदवारों को एक एक दी है। उन्होंने कहा कि हमें इसे लेना है और मिडल गेट पे होने वाली 2 से टेस्ट तक ट्रेनिंग करनी है। उन्मो कहता वाह सच में, मैंने पिल के बारे में सिर्फ कहानियां में ही सुनी थी, मैंने इन्हें पहली बार देखा है। सनमून बाहर आते हुए कहता मिडल गेट नाम का कोई भी गेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोअर गेट, अपर गेट और सनमून गेट है। हवारन कहती अच्छा है। सनमून कहता मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे यहाँ पे ना रहने के दौरान इसका पैमाना काफी बढ़ गया है। हम उसे यंग मास्टर देखते जिससे उसका सर्वेंट कहता है यंग मास्टर आपको इसे आजमाना चाहिए, कहते हैं कि महारत हासिल करने के लिए इसे खाना पड़ता है। यंग मास्टर कह रहा होता बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही कड़वा लग रहा है। सनमून उसे देख के हैरान नजर आता, कहता क्या वो भी पास हो गए, ऐसा लगता है खैर जो भी हो। वहाँ से जाते हुए कहता जिन लोगों ने मेरी जगह ली है उन्होंने यहाँ जरूर कड़ी मेहनत की होगी। हवारन कहती अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी शायद माउंटेन बैग का रीजन नहीं थी। सनून कहता जारी रखना, माउंटेन के नीचे भी एक मजबूत और स्थिर एनर्जी महसूस हो रही है। अब माउंटेन बैग सिर्फ ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं रहा। माउंटेन बैग को देखकर मुझे एहसास होता है कि कितना समय बीत चुका है। मन में कहता चाह वहाँ पे है ना। मैं टेस्ट खत्म होने पर उसके चेहरे देखने के लिए बेताब हूँ। तो हम रात के अंधेरे में एक शख्स को देखते जो वहाँ पे चुपके से आ रहा होता है। वो बोतल को खोलते उसमें से एक कीड़ा को निकालता है, जिसे वो कीड़ा जाके जमीन में घुस जाता है। और वो बंदा कहता है कि कल मिडल गेट और अपर गेट के लिए 2 और छोड़ दूंगा। तब एक बीस्ट उसके कीड़े को जमीन से बाहर निकाल लेता है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। कहता तो ये आवाज को बढ़ा देने वाला कीड़ा है। तब वहाँ पे एक कुड़ो आते हुए कहता आवाज को बढ़ा देने वाला कीड़ा, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। वो बंदा उसे भी देख के हैरान रह जाता है। और कुड़ो कहता है वो कहते हैं कि उनके सेल के अंदर एक ऐसा अंग होता है जो आवाज को जमा कर रखता है, इसलिए चोरी चुप के बातें सुनने के लिए बिल्कुल सही है। वहाँ पे खरगोश यानी कि बैक्यून भी आते हुए कहता मुझे नहीं पता कि तुम साहसी हो या लापरवाही, या तुम मजाक कर रहे हो। पहले दिन से ये जाके उस पर अटैक कर देता है। एक अटैक में वो शख्स वहाँ पे ढेर हो जाता है। कहता इस शख्स को घसीटो। वो शख्स एक चेयर के ऊपर बांध दिया जाता, तभी उसका आँख खुलता है। कहता तुम लोग क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसे ही कहूंगा? उनके मार्ग पे चलने वाले शख्स के रूप में मैं अपने सिद्धांत पे कायम रखूंगा। एक कहता क्या तुम अभी भी जारी रखोगे? अपनी मौजूदा हालत के बावजूद भी शोर मचा रहे हो। बैकुन कहता मैं खुद इस मामले में हस्तक्षेप करने जा रहा हूँ और इसका अंजाम सिर्फ खून खराबा ही होगा। क्या तुम्हें सच में हमसे कुछ भी नहीं कहना? वो शख्स कहता है बिल्कुल, तुम मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनोगे। बैकुन कहता क्या ऐसा है? उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता तो चलिए किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तुम्हें पता है मैंने एक बार इंसानी जीवन पे लिखी किताबें में कुछ दिलचस्प बातें पढ़ी। तुम पूछोगे कि वो क्या लिखा था? वेल, वो शख्स कहता तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? रुकियान कहता है इंसानों को दर्द देने के बारे में था। कहा जाता है कि अगर किसी की स्किन की परत को हटाकर उस पर नमक छिड़क दिया जाए तो बॉडी की नमी सूख जाती है और बॉडी सुकड़ने लगता है। फिर नसों के जुड़े होने के बावजूद नाखून भी निकाल दिए जाते हैं। क्या तुम इतने कमजोर नहीं हो जाओगे अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो? जैसे पत्थर से दबा के तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, या तुम्हारे गले को गर्म लोहे से जलाया जाए जिसमें दर्द की कोई सीमा ना हो। और ऐसा और भी कई सारे टॉर्चर दिए जाएंगे। बहुत सी चीजें लिखी गई थी, ऐसा मत सोचो कि हम इस तरह के टॉर्चर देंगे। वो शख्स कहता नहीं ये तो। उसके मुंह में कपड़ों को ठूस दिया जाता है। वो कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर और टिके रहोगे। हमें टॉर्चर देने के ऐसे नए तरीके का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में हमें पता ना हो, तुम जानते हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वो शख्स कराना शुरू कर देता, तभी उसके चीखने की आवाज आती है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें यूना कहती लगता है कि युंग चोंग जो में से एक है वो अपने आप अकेले ही काम कर रहा है। सर ये भी बेक्यून कह रहा था जो कहता हालांकि हम एक टेस्ट में है। लगता है कि वो लोग पर्दे के पीछे कुछ प्लान बना रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये पता लगाना था कि माउंट बेक का ऑरा क्यों बढ़ गई थी। यूना कहते क्या ऐसा है क्या पहले के टेस्ट के दौरान कोई संगीत शख्स मौजूद थे? बेक्यून कहता कुछ लोग शक के घेरे में थे लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं मिले, इसलिए हम उन पर बस नजर बनाए रखे हैं। फिलहाल ये सिर्फ शक में है। शायद वो चुपचाप सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब तक वो माउंट बेक के गहराई तक ना पहुंच जाए। यूना कहते चिंता मत करो, दूसरा टेस्ट अलग होगा। मास्टर म्यूंग हारने का की मदद करेंगे, लेकिन वो शख्स काफी ज्यादा हंस रहा होता है। कहता रुक जाओ मदद करो। वो तीनों मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे थे। कोई उसके बॉडी में कीड़ा डाल रहा था, कोई उसके
गुदगुदी लगा रहा होता है तो उसके पैरों को अंदर पलाट देने लगता है और यूना कहती है कि हमें ये टॉर्चर जारी रखना चाहिए और हमें बताया जाता है टॉर्चर के रूप में। बेकटून कहता है क्या बकवास है, हमें माउंट बेक के निशाना बनाने वाले सभी सक्सेस सब कुछ हासिल करना होगा। दो बंदे के द्वारा चीखने की आवाज आती है। हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो पानी में नहा रहा होता है। अभी एक शख्स आते हुए लॉर्ड मियोंग हवा सब कुछ तैयार है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। हेड मास्टर के पास एक खास रिक्वेस्ट है जिसे वो आगे पहुंचाना चाहती है। मियोंग हवा कहता है हेड मास्टर खारिज करने के लिए नहीं है बल्कि जासूस की पहचान करने के लिए है। मियोंग हवा कहता है हाल ही में समय में 6 इक्वल ज्यादा सामने आ रहे हैं लेकिन उनके बीच जासूस भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि जासूसों को पहचान करने का एक आदर्श तरीका है। तो सामने को जाता तो एक गेट खुलने लगता है। वहाँ पे बाकी सभी मेंबर भी अपने सेकंड टेस्ट देने के लिए पहुंच चुके होते हैं। एक शख्स कहता तो ये है मिडल गेट, यहाँ का माहौल इतना घना है कि दम घुटने लगा है। मिडल और लोअर के बीच अंतर बिल्कुल ही साफ है। अपर गेट में क्या होगा? मियोंग हवा कहता तुम सभी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं मियोंग हवा माउंट बेक के एल्डर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मैं तुम्हारी सेकंड टेस्ट की निगरानी और देख रेख करूंगा। लेकिन स्क्रॉल को निकालते हुए कहता तो ये होगा टेस्ट द इल्यूजन। एक शख्स कहता ये कैरेक्टर कौन है? दूसरा कहता सपना अंधकार नहीं म्योंग योक वो क्या है? म्योंग हवा कहता अगर माउंट बेक के डिसाइपल अंधेरे और आसानी से बहकने वाले इच्छा में गुमराह हो जाए तो वो सही रास्ते पे कैसे आगे बढ़ेंगे? फिजिकल पावर जरूरी है लेकिन इससे भी उतना ही जरूरी है कि एक ऐसा मजबूत मन जो कभी ना डगमगाए। संगून मन में कहता इसलिए हमें ट्रेनिंग के लिए कीमती पिल दी गई थी क्योंकि अचानक मिलने वाली पावर की तेजी विरुद्ध इंसानों के असली नेचर को उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि खुद वो इंसान को भी पता नहीं चलता कि वो असल में कैसे हैं। म्योंग हवा कहता है इल्यूजन वो जगह है जहाँ तुम्हारी सबसे गहरी सोच की टेस्ट होगी। अब खुलने वाली है, जो इसे पार कर लेंगे वो सीधे अपर गेट तक बढ़ेंगे और जो नहीं कर पाएंगे वो नीचे गिर जाएंगे। तो अब दूसरी टेस्ट को शुरू करते हैं और वो सभी उस गेट के अंदर जाने लगते हैं।